हेलो दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक सिग्मंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत बातें क्या होती हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले आता है कि प्रतिपादन किसने किया था? सिग्मंड फ्रायड ने किया था। अब बात आती है इसमें सिद्धांत कौन सा दिया गया था। तो इसमें सिद्धांत दिया था मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है। प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1856 को। मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1940 को। और ये निवासी कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया या वियना के निवासी थे। ठीक है। अब देखें आगे कि मन के इन्होंने 3 प्रकार बताए। एक चेतन मन बताया, एक अर्धचेतन मन बताया, एक अचेतन मन बताया। थर्ड नंबर पे अचेतन मन लिखा है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या लिखा गया है? अचेतन मन। यहाँ पर अचेतन और ये मन होगा। ठीक। चेतन मन क्या है? यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। चेतन मन का मतलब है जो आप वर्तमान समय में सोच रहे हैं वो किस में आता है? चेतन मन में विचार आता है। ठीक है। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस समय चेतन मन ये कहता है कि आप एकाग्रता से उस सब्जेक्ट के बारे में अर्थ सही समझें। ठीक है, ये चेतन मन में हुआ। अर्धचेतन मन क्या है? इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है लेकिन कुछ टाइम देखकर याद किया जा सकता है। मतलब अर्धचेतन मन में हमें तुरंत ज्ञान नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम देखकर याद किया जा सकता है। तो वो बातें अर्धचेतन मन में आती हैं। अचेतन मन क्या है? इसमें भी बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारी याद करने पर भी याद नहीं आती। ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम पढ़ते रहते हैं लेकिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद ही नहीं होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अचेतन मन। आगे की बात करें। अब फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला इदम, दूसरा ईगो अहम, और दूसरा थर्ड क्या है? सुपर ईगो है, परम अहम। अब इदम में क्या किया? उसने व्यक्ति की शारीरिक और मूल अवस्थाएं हैं। उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, यानी किसी भी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए वो क्या करता है? काम करता है। जैसे भूख प्यास। ठीक है, भूख प्यास आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह एक सामाजिक आवश्यकता है और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की क्या की जाती है? पूर्ति पर बल दिया जाता है। यानी जहाँ पर इच्छाएं शारीरिक हों अथवा मूल अवस्थाओं की हों, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, तो इन सबको सेटिस्फाई करना वो क्या है? इदम। ईगो की बात करें, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है। अब बात आई हमें भूख लगेगी तो भूख के लिए भोजन चाहिए। भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन के लिए भोजन के खाद्य पदार्थ चाहिए। अब खाद्य पदार्थ को लाने के लिए पैसा चाहिए। तो हमारी आवश्यकता क्या हुई? पैसे की हुई। तो यानी आवश्यकताएं या इच्छाओं की संतुष्टि की जो योजना हम बना रहे हैं कि अब पैसा कमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ जो कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी या कहीं जॉब करना पड़ेगा, तो हम क्या तैयार कर रहे हैं? योजना तैयार कर रहे हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणाम की जो चिंता करता है उसको कहा जाता है ईगो। ठीक है। सुपर ईगो क्या है? यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना। सुपर ईगो क्या मतलब है? जिसके अंदर सुपर ईगो रहता है वह व्यक्ति नैतिक मूल्यों को समझकर उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें कि फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था मौखिक अवस्था, जिसे जन्म से 1 वर्ष माना जाता है। गुदा अवस्था 2 से 3 वर्ष में माना जाता है। लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष माना जाता है। सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष माना जाता है और जननी अवस्था 12 से 20 वर्ष माना जाता है। ठीक है। अब सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहला जीवन, दूसरा मृत्यु। ठीक है। तीसरा स्वमोह या आडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथ। इसी समय स्वमोह या आडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथ उदय होती है, जिसमें सिगमंड के अनुसार ये होता है कि लड़कों में आडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में एक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। लिबिडो, अब बात करेंगे लिबिडो। लिबिडो प्रेम, स्नेह व काम प्रगति को लिबिडो कहा जाता है और लिबिडो एक स्वाभाविक प्रकृति है
और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो वह व्यक्ति समायोजित हो जाता है। ठीक है, समायोजित नहीं हो पाता है। तो लिबिडो क्या है? एक स्वाभाविक प्रकृति है। आगे की बात करें, सैसो कामुकता क्या है? सैसो कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य युग या युग के मध्य मतभेद हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में मतभेद होता है? सैसो कामुकता की अवस्था में। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ आप कौन कौन सी हैं? प्रक्षेपी विधियाँ, जिसे टैट या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, SCT सेंटेंस कॉम्प्लेन टेस्ट और FW वैट। ठीक है, ये सारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। आगे के देखें, अप्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो अप्रक्षेपी विधियों में आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ आता है। पहला है आत्मकथा विधि, दूसरा व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरी इसमें साक्षात्कार विधि आती है और चौथी आती है प्रश्नावली विधि। ठीक है, इसके बाद एक विधि और है जिसे वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि में समाजमिति विधि, कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि और निरीक्षण विधियाँ आती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रक्षेपण विधि है क्या। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। प्रक्षेप का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। यानी अपनी बातों, विचारों, भावनाओं या अनुभव को न प्रकट करते हुए किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिव्यक्त करना प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। टैट, जिसे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट बोला जाता है, जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण बोलते हैं। इसका प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुर हैं और इसका प्रतिपादन सन 1935 में हुआ था। इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित, 10 कार्ड पर महिलाओं से संबंधित, 10 कार्ड पर दोनों के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हो गए? टोटल 30 कार्ड हो गए। बालक को चित्र बनाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक के लिए चित्र बनाकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड के ऊपर कहानी अगर बालक लिख पा रहा है तो हम कहेंगे वह टैट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में सफल है। इस परीक्षण में अब कितने वर्ष के बालकों का प्रयोग किया जाता है? 14 वर्ष के बालकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तियों की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। इसमें व्यक्तियों की रुचियों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को परीक्षण करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। आगे की ओर चलें। आगे आपका दूसरा प्रयोग है CAT चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, बाल संप्रत्यय परीक्षण, जिसके प्रतिपादक कौन हैं? जिसके प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलोक। जिसके प्रतिपादक कौन हैं? लियोपोल्ड बेलोक। और इसका प्रतिपादन 1948 में किया था। अब बात आती है इसके विकास में योगदान किसने दिया? तो विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने दिया। इसमें भी कार्ड होते हैं और उसमें कार्डों की संख्या 10 होती है और 10 कार्डों पर क्या बनाया जाता है? जानवरों के चित्र बने होते हैं और बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण कब से होता है? 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, CAT आपको समझ में आ गया। आगे की ओर चलें। IBT, जिसे इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है, जिसे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं और इसका प्रतिपादन हरमन रोसा ने किया था 1921 में। इसमें भी कितने कार्ड होंगे? 10 कार्ड होंगे और इन 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, जिनमें 5 कार्डों पर काले और सफ़ेद, बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है कि बालक को आकृति दिखाकर उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और इसमें बालक को क्रियात्मक, अब इसमें परीक्षण किसका करेंगे? तो इसमें बालक के क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण को हम करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे की ओर चलें। SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन पाइन एंड टेंडलर ने किया 1930 में। विकास में योगदान दिया रोटर ने। ठीक है, उदाहरण दे दिया जाए कि एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें बीच में गैप किया जाएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो वाक्य पूर्ति परीक्षण है। जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता क्या देते हैं? मुझे देते हैं। ठीक है,
क्या देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा मुझे देते हैं, ठीक है, कुछ भी आप भर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है। पांचवा प्रकार है FWAT। FWAT का क्या नाम है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। यह एक कैसी विधि है, यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। इसके प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है सन 1879 में, ठीक है। इनका सहयोग किसने किया था, विलियम वांट ने किया था या विलियम बुंट ने किया था, ठीक है। इस परीक्षण का उपयोग कहाँ पर करेंगे, इस परीक्षण का उपयोग व्यक्ति मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज करने में किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें, आप प्रक्षेपी या अन्य विधियों के बारे में जानें, जिसमें हम चेतन मन का अध्ययन करेंगे। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि में पहला है आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। अब इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं विलियम बुंट, शिष्य उनके टिचनर। ये सबसे प्राचीनतम विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है, प्राचीनतम विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। कौन सी, आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। इसके कारण इनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आत्मकथा या अंतर्दर्शन की विधि की बात करें तो इसका प्रयोग वर्तमान समय में अब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे की ओर चलें, व्यक्ति इतिहास विधि या जीवनकृत विधि, जिसे केस स्टडी बोला जाता है। इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन होंगे, इसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन। और इसमें किया क्या जाता है, निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कहा जाए तो किसको कहा जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि को, ठीक है। यह आज सामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी सबसे पहले बच्चों के पढ़ने में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसमें समस्या को पहचाना जाता है, समस्या के कारणों को जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको निदान कहते हैं, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है। अब कारण को जो दूर किया जाएगा उसको कहेंगे उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा में करते हैं। किसका प्रयोग, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग, जिसकी खोज टाइडमैन ने किया। अब व्यक्ति क्या है, मैन को व्यक्ति बोला जाता है, इसलिए इसकी प्रवर्तक कौन है, टाइडमैन है। आगे की बात करें, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता, उत्तर के रूप में क्या होते हैं, विकल्प होते हैं। साक्षात्कार विधि में क्या है, साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता है, न ही समय पर साक्षात्कार वार्तालाप का रूप माना जाता है, ठीक है। अब बात करें वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि क्या है, जैसे निरीक्षण विधि या वही दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक हैं वाटसन। और इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यापार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है और उस विषय के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व उसका कैसा है यह बताया जाता है, ठीक है। आगे की ओर चलें, समाजमिति विधि क्या है। समाजमिति विधि के बारे में अगर जानें तो समाजमिति विधि क्या है, इसके प्रवर्तक हैं कौन, जे मोरेना। इसके प्रवर्तक हैं JL मोरेना। इस विधि में व्यक्ति की अब समाजमिति विधि है, इसलिए किसके बारे में बात करेंगे, सामाजिकता के बारे में बात करेंगे। समाज के व्यक्तित्व से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकालेंगे कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। आगे बात करें दूसरे पॉइंट की, कर्म निर्धारण मापनी। यह भी एक वस्तुनिष्ठ विधि है जिसे रेटिंग स्केल बोलते हैं। इसका प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने। किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने। इस परीक्षण में क्या किया जाएगा, इस परीक्षण में सहमत, असहमत, निश्चित, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण सहमत में क्रम निर्धारण किया जाता है और उससे आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। आगे की बात करें, शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। तो ये सब विधियाँ किस में आती हैं, ये सब विधियाँ वस्तुनिष्ठ विधि में आती हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो आगे अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सिगमंड फ्रायड का यूज क्या है। इसमें से सीटेट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से अच्छा नंबर क्या करें, गेन करें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। इसी को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, तो आप सब टेलीग्राम मेरे अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए।
ताकि मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम में दे सकूं, और वो क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इसको हम विराम देते हैं।